नमस्कार, QTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पैगंबर-ए इस्लाम हजरत मोहम्मद की पैदाइश के मौके पर शहर भर की मस्जिदें और मुस्लिम इलाके रोशनी से जगमगाए। जुलूस के साथ ही नातिया मुकाबले का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री की वाराणसी में होने वाली जनसभा हेतु चिन्हित जमीन को लेकर सियासत हुई तेज। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। और लोहराबीर स्थित गायत्री माता मंदिर में श्रृंगार व कलश यात्रा का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की पैदाइश के मौके पर शहर भर की मस्जिदें और मुस्लिम इलाके रोशनी से जगमगा उठे। इस दौरान जुलूस के साथ ही नातिया मुकाबला आयोजित हुआ। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के यौम पैदाइश की पूर्व संध्या पर घर से लेकर इबादतगाह रोशनी से नहा उठा। शहर भर की मस्जिद और मुस्लिम इलाकों में रंगीन रोशनी बिखरी। घरों में 12 वफात की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। वहीं शहर भर में महफिल मिलाद का आयोजन हुआ और हड़हा सराय से जुलूस निकालकर एक दूसरे को बधाई दी गई। मरकजी यमुन-नबी कमेटी की ओर से निकला जुलूस अपने कदीमी रास्तों से निकला। जुलूस के बाद नातिया मुकाबले का आयोजन हुआ। रात भर नबी करीम की शान में नातिया कलाम का दौर चलता रहा। कमेटी के अध्यक्ष सैयद शकील अहमद बबलू ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपूर्ण कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं इस दौरान पढ़ाई की गई, साथ ही शहर भर में नातिया कलाम पेश किया गया। आज 11 का यौम विलादत का जुलूस मरकजी यमुन-नबी कमेटी की ज़ेर एहतमाम इस बेनियाबाग के तिराहे से निकल रहा है। चूँकि कोविड गाइडलाइन के हिसाब से मरकज़ ने भी अपना इंतज़ाम किया है और हमारा यह पूरा प्रोग्राम पूरी रात नशरगाह से लेते हुए बेनियाबाग के मैदान तक और जहाँ से जुलूस उठ रहा है, अंजुमनों का रात भर नाते पाक का नजराना पेश होना है और दूसरे दिन अंजुमनों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्राइज दी जाती है। 11 रबी अव्वल नहीं, दरअसल हम लोग 12 रबी अव्वल मनाते हैं। रात से इसलिए प्रोग्राम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश सुबह शादी के वक्त यानी कि फजर की नमाज के बाद जो है, उजाला होने से पहले उनकी जो है यौम पैदाइश है, तो रात भर उनकी हम्दो सनाई बयान किया जाता है। जो 12 रबी अव्वल की जो है सब लगती है, इसीलिए रात भर हम लोग जा कर के उनकी हम्दो सना पहले से ही अब 12 तारीख तक मनाते रहते हैं। ऐसे तो जो है रबी अव्वल की पूरा महीना ही मनाया जाता है ईद मिलादुन नबी हमारे। अगर बात की जाए तो क्या खास होता है जो कि 12 रबी अव्वल में कौन सा कार्यक्रम होता है? 12 रबी अव्वल दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तारीख की रात को सब में उनकी यौम पैदाइश है और ये हमारे इस जुलूस का नाम होता है चार यारी जुलूस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दोस्त थे, 4 यार थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर। ये चारों सहाबा इकराम ने उनके जश्न को मनाया, जो आज हम उन्हीं की याद को मनाते चले आ रहे हैं। अगर बात की जाए कोविड-19 को लेकर बात की जाए तो पिछले वक्त साल इस त्यौहार को लेकर इस साल में कितना कुछ छूट मिली आपको? इस साल तो बहुत छूट मिली, लेकिन ये 12 रबी अव्वल पिछले साल भी दाल मंडी क्षेत्र में जो 11 रबी अव्वल का प्रोग्राम है सिर्फ हमारे यहाँ पे मनाया गया था जी। इस बार अगर बात की जाए तो जो सुबह जुलूस निकलता है, कितनी उम्मीद भीड़ होगी और प्रशासन का कितना सहयोग होगा? प्रशासन
और इस जुलूस में जो है, जो सुबह जुलूस निकलता है, उस जुलूस में पब्लिक, हमारा जुलूस इतना शांतिपूर्ण होता है कि उसके लिए प्रशासन ना भी रहे तो भी जुलूस हमारा मतलब कि किसी लड़ाई झगड़े के बगैर कामयाब हो जाएगा। लेकिन प्रशासन लगा रहता है, साथ देता है और एक दूसरे से मिलकर। जैसे बेनियाबाद में हर साल जुलूस का समाप्त होता था मैदान में, इस बार कहाँ समाप्त होगा? इस बार जो है सराय हड़ा में समाप्त होगा। जो बेनियाबाद से कूड़ेखाना है पीछे हड़ा की तरफ, उसके पीछे अंजुमन फरोगुल इस्लाम की डाइज है। टाइमिंग क्या होगी? उसी तकरीबन 1 बजे से 3 बजे तक लगभग वहाँ पे जुलूस समाप्त होगा, क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक आराम से चलेगी। लास्ट भीड़ जो है लगभग 3 बज जाएगा। वहीं पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के पैदाइश के मौके पर मंगलवार को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रेवड़ी तालाब से विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें सरकार की आमद मरहबा के उद्घोष के साथ पैदल व गाड़ियों पर सवार होकर लोग चल रहे थे। जुलूस रेवड़ी तालाब से चलकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ बिनिया चौराहे पर पहुंचा, जहां सभा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में उपस्थित वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। पुलिस प्रशासन के काफी सहयोग से जुलूस को सफल बनाया गया। बड़ी तादाद में जुलूस होने के कारण समाज सेवक मोहम्मद जुबैर द्वारा लोगों में खाद्य सामग्री व पानी का वितरण किया गया, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। बुढ़िया अभी कुछ कहना ही चाहती थी कि कुछ कहे, आने वाले ने खुद कहा अम्मा अगर मेरे लायक कोई खिदमत है तो वो है। आज आप ये सुन लीजिए, इस्लाम सारी कायनात को वो प्यार का पैगाम देता है जिसे हासिल होने के बाद खुदा की मोहब्बत हासिल होती है। किस तरह की परंपरा है ये? आज हम लोग जश्न नबी के मौके पर दुनिया के हर कोने में जो जुलूस निकलता है, उसी कड़ी में आज भारत में जुलूस निकल रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं भी इस जुलूस का हिस्सा बन रही हैं और एक संदेश दे रही है भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं सब कोई मिलकर। कितना भीड़ है जुलूस में आज? इसकी तो कोई हम गिनती नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जुलूस आ रहा है। क्या कर रहे हैं आज आप? आज हम लोग जुलूस में जो लोग शामिल हो रहे हैं बराबर की हिस्सेदारी हम कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं मजदूर है, तमाम तरीके की चीजें उनको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की वाराणसी में होने वाली जनसभा हेतु चिन्हित जमीन को लेकर सियासत तेज हो गई है। वाराणसी एक बार फिर सियासत का केंद्र बनने लगा है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 25 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरा वाराणसी में है। पीएम राजा तालाब के मेहंदीगंज स्थित कल्लीपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी कई योजनाओं एवं परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। पीएम के जनसभा के लिए जो जमीन की तलाश की गई है, उस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने हमला करते हुए जनता से अपील की है कि इस जनसभा में न जाएं। प्रशासन ने 11 हेक्टेयर के आसपास जमीन तलाशी है, जिसमें 108 किसानों की फसल का मुआवजा लगभग 8 लाख रुपए दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि हम लोगों को 30,000 पर बीघा देने की बात की गई थी, पर उससे कम रुपया दिया जा रहा है। किसानों ने आगे बताया कि खेत में से मिट्टी निकालने का भी काम हो रहा है। इस विषय पर जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि मिट्टी को वापस खेत में प्रोग्राम खत्म होने के बाद डाल दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय ने पूरे कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी की रैली को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम किया जा रहा है। जिस प्रकार किसानों की जमीन पर भाजपा कार्यक्रम करा रही है, वो निंदनीय है। हम लोगों से अपील करेंगे कि इस कार्यक्रम में ना जाएं, इसका बहिष्कार करें। पूरे मामले में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कुछ लोगों ने ट्वीट कर ये अफवाह फैलाने की कोशिश की है कि किसानों के फसल नष्ट करके कोई प्रोग्राम किया जा रहा है। इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, बाकायदा उसका फसल मूल्य देकर उस फसल को खरीद कर कराया जा रहा है।
डीएम कौशल राज शर्मा ने आगे बताया कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जबरदस्ती किसानों की फसल नष्ट की गई है, वो पूरी तरह से अफवाह है। ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। कुछ लोगों के द्वारा ट्वीट करके ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि किसानों की फसल नष्ट करके कोई कार्यक्रम कराया जा रहा है। इस बारे में स्थिति कल ही स्पष्ट कर दी गई थी कि जो कार्यक्रम कराया जा रहा है वो बाकायदा उसका फसल मूल्य देकर और उसके फसल मूल्य को देते हुए फसलों को खरीद के तब कराया जा रहा है। जो लैंड पैच छाटा गया है वो पूरे लैंड में इस जगह छाटा गया है जहाँ पे ऑलरेडी 1-2 खेत कटने शुरू हो गए थे। जनपद वाराणसी में धान खरीद 1 तारीख से शुरू होती है और 1 नवंबर से केवल 12 दिन पूर्व ये फसल खरीदी गई है। अधिकतर इसमें राइब्ड और सेमी राइब्ड फसल है और जो मुआवजा है, जो फसल का धनराशि का मूल्य पे किया गया है वो भी 1940 रुपये जो हमारा MSP धान का सरकारी क्रय दर होती है उसके हिसाब से, और जो प्रोडक्टिविटी 40.5 क्विंटल पर हेक्टेयर की होती है उस प्रोडक्टिविटी से गणना करते हुए सभी भूस्वामियों को धनराशि पे की गई है। किसी की भी भूमि असहमति से नहीं ली गई है। ये सारे लोग हैं, उनकी सारी सहमति के बाद ही ये सारी कार्रवाइयाँ कराई जा रही हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो जिस रिंग रोड का उद्घाटन हो रहा है वो 430 करोड़ रुपए के मूल्य से बनी है, लेकिन भूमि का मुआवजा जो इस पे दिया गया है वो लगभग 570 करोड़ रुपए पे किया गया है, वो भी किसानों को ही पे किया गया है। किसानों को जितना मुआवजा इस रिंग रोड की वजह से मिला है उससे कम ही उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। इन्हीं किसानों की ही सर्कल रेट आगे बढ़ेगी, इनकी लैंड का एप्रिसिएशन होगा, इनको फ़ायदा होगा और जो भी आसपास के किसान हैं उनके लिए ये रिंग रोड एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। तो पूरी सहमति के साथ ये ज़मीन ली गई है। जो लोग इस अफवाह को फैला रहे हैं कि किसानों की फसल ज़बरदस्ती नष्ट की गई है वो पूरी तरह अफवाह है और ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है। ये पुनः स्पष्ट कर देना हम चाहते हैं कि लगभग 8 लाख फसल का मूल्य बना था, वो सारा मूल्य चेक के माध्यम से पेमेंट हो रहा है। अधिकतर किसानों ने पेमेंट ले ली है, बाकियों को 1-2 घंटे में मिल जाएगा और पूरा MSP और पूरी प्रोडक्टिविटी के आधार पर इनको मूल्य दिया गया है। बाकायदा सारा कार्य सहमति से हो रहा है, वहाँ मौके पर किसी की भी असहमति नहीं है। देखिए जयपाल जी, जो स्थिति चल रही है पूरे देश में, आप पहले मैं इस पर आपको जाता हूँ उसके पहले कि जिस तरीके से किसान कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलित हैं, और जिस तरीके से किसानों पर अत्याचार अन्याय, कितने शहीद हो गए वहाँ किसान, सैकड़ों, मुझे यहाँ तक अंदाजे कि कई 100 किसान वहाँ शहीद हो गए, जो 8-10 महीने से वो धरना चल रहा है कि तो इससे ये पता चलता है कि ये सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी है। और उसके बाद इनके एक भारत सरकार के मंत्री, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनके लड़के ने किसानों के ऊपर, शांतिपूर्वक किसानों के ऊपर किस तरीके से गाड़ियों से रौंद कर उनकी हत्या कर दी, मार दिया। उसके बाद भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया। जब प्रियंका जी ने स्टैंड लिया, प्रियंका जी ने जब उस पर मोर्चा खोला कांग्रेस पार्टी ने, तब जाके उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको गिरफ्तारी भी, उनको पकड़ा जा रहा है। और उसके बाद भी मंत्री की बर्खास्तगी नहीं। आज किसानों ने आज रेल रोको आंदोलन किया है केवल बर्खास्तगी के लिए। हम लोग समर्थन करते हैं उस चीज़ का, और पूरी तरीके से कि किसानों को अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। आज किसानों के साथ हम कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उसी प्रकार आज बनारस में जिस तरीके से 40 बीघे की ज़मीन पर जो खड़ी फसल है, लहाती फसल, जो 20 दिन बाद जिसको काट कर किसान अपने घर ले जाता, उसको पूरी तरीके से ज़मींदोज कर दिया गया। और ये कह रहा है प्रशासन कि उनको मुआवजा दे दिया जा रहा है। तो मुआवजा किस चीज़ का दिया जा रहा है? मैं जानना चाहता हूँ प्रदेश की सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से और इन लोगों से कि मुआवजा अभी 20 दिन बाद तो वो पूरी तरीके से धान हो जाता, तो आप धान का मुआवजा दे रहे हैं या खड़ी फसल का दे रहे हैं या उनकी लागत का दे रहे हैं? किस तरीके की चीज़ें दी जा रही हैं? मुझे जो पता चला कि शायद पहले इन लोगों ने कहा था कि 30,000 रुपये देंगे, आज शायद 19,000 साढ़े 19,000 रुपये दिया जा रहा है किसानों को, जो मुझे जानकारी आई है। तो ये पूरी तरीके से किसान विरोधी सरकार है, किसानों को पूरी तरीके से ख़त्म करने पर लगी हैं। ये पूरी कॉरपोरेट को, पूरा कृषि से लेकर सारी चीज़ें जैसे और कंपनियों को बेच रहे हैं, तो कृषि को भी पूरा कॉरपोरेट के हाथ में देना चाहते हैं। सीधा सीधा एक यही कहना होगा कि ये जो भी कर रहे हैं, देखिए ये पूरी तरीके से तानाशाह सरकार है, तानाशाह हैं, तानाशाही तरीके से योगी मोदी की सरकार चल रही है। और जिस तरीके से मीडिया के साथ, जिस तरीके से आम आदमी के साथ, किसान के साथ, आज एक साधारण व्यापारी के साथ जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, मैं एक ही अपील करूंगा काशी के लोगों से कि इस रैली का बहिष्कार करें, पूरी तरीके से इसका बहिष्कार करें। ये तो अपने हाथ में है। जिस तरह से ये हो रहा है उसको आप लोग किस नज़र से देखते हैं, क्या कहना है?
जी सर, थोड़ा सा मतलब दिक्कत है हम लोगों को। मिट्टी जो हम लोग के ले जा रहे हैं उपजाऊ मिट्टी, वो तो वापस नहीं करेंगे, लेकिन एसडीएम साहब से बात हुआ तो बोले कि हाँ वापस हो जाएगा मिट्टी। अभी जो आपकी फसल नुकसान हुई है उसका पूरा मुआवजा आप लोगों को मिल पा रहा है? जी, कहने को तो पहले तो दूसरा कुछ कहे थे, अब तो दूसरा कुछ कर रहे हैं। पहले बोले थे कि 80 केजी पर बिस्से देंगे, लेकिन अब तो 40-50 का लगा के दे रहे हैं उसमें। तो ये जो फसलों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप लोग फिर कैसे कर पाएंगे? तो पता नहीं कैसे कर सकते हैं सर, वो तो। ये जो हो रहा है नरेंद्र मोदी की रैली के लिए जो हो रहा है वो सब ठीक है अभी के लिए तो ठीक है सर, लेकिन जब चले जाएंगे फिर मिट्टी का क्या होगा, फिर उसमें उपजाऊ होगी कि नहीं होगी, वो तो आगे ही देखा जाएगा सर। खेत इससे प्रभावित हुआ है? जी सर, बहुत ज़्यादा हुआ है। इसका नुकसान आप लोगों को होगा? हाँ, बहुत ज़्यादा होगा सर। उसका मुआवजा मतलब खाली तो फसल के दे रहा है, मिट्टी का कौन देगा? मिट्टी का तो कोई दे ही नहीं रहा है उसमें। जी सर, मिट्टी कहाँ जा रहा है? मिट्टी जा रहा है सड़क पे सर, डंप हो रहा है एक जगह। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। लगातार अधिवक्ताओं की हो रही हत्या व अपराध के विरोध में अधिवक्ताओं द्वारा डीएम पोर्टिको के समक्ष धरना दिया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। इस मौके पर विकास यादव, रतनदीप सिंह, प्रशांत चौबे, गौरव जायसवाल आदि बड़ी संख्या में अधिवक्तागण शामिल रहे। देखिए, ये प्रोटेस्ट इसलिए हम लोगों ने किया है क्योंकि जिस हिसाब से कल शाहजहाँपुर में एक अधिवक्ता की हत्या हुई है, और आप इधर पिछले 4-5-6 सालों से किसी की भी सरकार रही हो, चाहे पिछली सरकार रही हो, चाहे मौजूदा सरकार है, हमेशा अधिवक्ताओं की अनदेखी की गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश में नहीं, पूरे दुनिया में, चाहे वो अब्राहम लिंकन अमेरिकन राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, चाहे गांधी क्यों ना हो, चाहे सरदार पटेल क्यों ना हो, हमेशा ये बात कही जाती है कि प्लीडर्स आर द लीडर ऑफ द नेशन। ये दुनिया जानती है। हमेशा अधिवक्ता ने समाज में अग्रणी भूमिका निभाई है और हमेशा समाज को एक दिशा निर्देश दिया है। हम जब अपनी ही प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ हो रही अत्याचार, हम अपने मुवक्किल की पैरवी करते हैं, हमारे आगे पीछे जो है कि बदमाशों की रेकी होती रहती है हमारे लिए कि इनकी हत्या करा दी जाए, ये अधिवक्ता जो है कि मेरे मुकदमे में हमको सज़ा दिला सकता है, मेरा अहित कर सकता है। इसके बावजूद सरकार से तमाम कोशिशें की गई, प्रयास किए गए। हमारी नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चेयरमैन, उनकी हत्या हो गई, पर ये सरकार एकदम मौन रही। चाहे किसी की भी सरकार हो, मैं सरकार विशेष पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप पिछली सरकार में भी उठा के देखेंगे तो हमेशा अधिवक्ताओं की हत्या हुई है। तो मेरा ये निवेदन है कि चूंकि हमारे बीच के एक भाई आज मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अन्य भाजपा शासित राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बगल में मध्य प्रदेश में है, वैसा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ लागू हो, और कभी अगर इस तरीके की कोई दुर्घटना होती है तो अधिवक्ताओं को त्वरित न्याय मिले और उनके परिवार के लिए कुछ अनुदान की व्यवस्था राज्य सरकार करे। इसके लिए हम लोगों ने कई बारी वार्ता कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पे जितने भी मौजूदा अधिवक्ता यहाँ पे उपस्थित हैं, कई बारी मांगे उठाई गई। जो भी सरकारें आती हैं बस सांत्वना दे करके हमें निकल जाती हैं। चूँकि हम अधिवक्ता शुरू से निस्वार्थ भाव से अपने मुवक्किल के लिए, अपने समाज के लिए लगे रहते हैं, और हमारी बातें कहीं ना कहीं सरकार एकदम अपने कुंभकर्णीय नींद में सो करके भूल जाती है। लोहराबीर स्थित गायत्री माता का श्रृंगार कर कलश यात्रा निकाली गई। लोहराबीर स्थित गायत्री माता मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर मां गायत्री के श्रृंगार व कलश यात्रा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मां गायत्री को पंचामृत स्नान के पश्चात नूतन वस्त्र धारण कराया गया। इसके बाद विभिन्न पुष्पों व आभूषणों से मां का दिव्य श्रृंगार किया गया। वहीं भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें पारंपरिक परिधानों में मौजूद महिलाएं सर पर कलश लिए चल रही थीं। इस दौरान बाजे गाजे के साथ निकली कलश यात्रा में शामिल लोग मां के जयकारे लगाते, झूमते, नाचते चल रहे थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। यूपी कॉलेज के कृषि संकाय के छात्रों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। उदय प्रताप कॉलेज के कृषि संकाय के छात्रों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि उदय प्रताप कॉलेज कृषि संकाय की संबद्धता ICAR से न होने के कारण उदय प्रताप कॉलेज कृषि संकाय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को परास्नातक में
किसी अन्य संस्था में प्रवेश लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर हम छात्र छात्राओं ने कई बार प्रार्थना पत्र दिया और आंदोलन भी किया, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से गौरव, अंकित तिवारी, निशांत कुमार सिंह, समीर सिंह विशाल, शिवम इत्यादि बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिला सफाई कर्मी से पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए PMO कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहर, गांव व देश को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित करने का कार्य किया, जिसका अनुसरण मुख्यमंत्री सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी समय समय पर करते रहते हैं। परंतु इसके विपरीत पुलिस द्वारा सफाई कर्मी महिला को रात में घर के अंदर घुसकर मारने पीटने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर महिला सफाई कर्मी प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय पर पहुंचकर विधायक सुरेंद्र सिंह को पुलिस द्वारा घर में घुसकर मारपीट व जाति सूचक गालियां देने के संदर्भ में पत्रक सौंपा। इस दौरान मांग की गई कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि उनके साथ न्याय हो सके। क्या करती है? सफाई कर्मचारी है। क्या मामला था, क्यों मारा पीटा गया था? मामला कुछ नहीं था, बच्चे लोग की लड़ाई थी, हम लोग छुड़ाने गए, वहाँ पुलिस वाला आया, बोला अपने अपने घर जाओ। हम लोग सब कोई अपने अपने घर चले गए। उसके बाद सोती हुई रात में 1 बजे और वो लोग घर खटखटा के घर में घुसकर कारण भी नहीं पूछे, ना हम लोग को कोई गलती थी, वो लोग बेतकहा हम लोग को पीट डाले। कौन लोग थे? पुलिस वाले थे। कहाँ के थे लोग? यही दुर्गा कुंड चौकी पर के। आप लोगों ने कहीं शिकायत किया इसकी? हर जगह शिकायत किया, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस वाले हमारे कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, ना हमको इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें इंसाफ चाहिए। कहाँ आई हैं आज? आज हम मोदी कार्यालय आए हैं। हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं, ये सभी लोग सफाई कर्मचारी हैं जो कि दिन रात जनता की सेवा करते हैं। उसके बावजूद दिनांक 14/10/2021 को रात्रि लगभग 1 बजे इन सभी लोगों के घर में दुर्गा कुंड चौकी की पुलिस लगभग 1 बजे रात्रि में घर में घुसकर सभी महिलाओं बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारा है। और जब उनसे कारण पूछा गया मारने का, तो उन लोगों ने कोई कारण नहीं बताया। उसके बाद सभी बूढ़े बच्चों, यहाँ तक कि 60 साल की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। गर्भवती महिलाओं के पेट में डंडे डाल के मारा गया है। इन लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वालों ने इन लोगों का मेडिकल भी कराया, वो भी अपने पास रख लिया। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे ये पत्रक देने के लिए आए हैं, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी हमेशा नारी सम्मान के लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में पुलिस वालों के द्वारा इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज हम सभी लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। अगर हमारी सुनवाई यहाँ नहीं होती है तो हम और ऊपर जाएंगे, कोर्ट कचहरी तक जाएंगे, लेकिन दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकारों से रूबरू हुए। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में अन्य पार्टी से गठबंधन पर कहा कि हम किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, मुख्य उद्देश्य यही है कि 2022 में चुनाव होना है और मजबूती से हम लोग 2016 से ही उत्तर प्रदेश और बिहार में हम लोग समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हम लोगों ने आज बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी हमने बना लिया है और निषाद समाज का मुख्य उद्देश्य है कि आरक्षण दिलाना। और अभी हम 2018 में पार्टी बनाने के 2022-20 तक में हमने बिहार में सरकार का आज हिस्सा में बना हूँ। आज हमारी एनडीए की सरकार है बिहार में और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हम अपनी पार्टी को मजबूती से फैलाव करें और यहाँ पे भी हमारे विधायक बने और हमारे भी सरकार में हिस्सेदारी हो। तो इसके लेके पूरे प्रदेश में जगह जगह पे हमारे जिला लेवल पे कार्यक्रम किया जा रहा है, कमेटी बनाया जा रहा है, रैली किया जा रहा है, तो पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। इस उद्देश्य से आज हम बनारस में हैं और लगातार पूरे प्रदेश में रैली की जा रही है और पार्टी आने वाले समय में 165 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से समाज के सारे लोग आज वीआईपी पार्टी से जुड़ गए हैं और मजबूती से वीआईपी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। संजय निषाद और आपने
निषाद समाज का नेता कौन, किसे माना जाए? नहीं, देखिए इसमें निषाद का नेता कौन वाली बात नहीं है। हम सब निषाद का बेटा हैं, ठीक है। और नेता बनने के लिए हम लोग नहीं हैं, निषाद का बेटा बने इसलिए मैं सन ऑफ मल्ला अपने आप को कहता हूं कि मैं देश में सन ऑफ मल्ला हूं और समाज के लिए हक अधिकार के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा और डॉक्टर संजय निषाद जी में पहले से ही क्लियर है कि आप उत्तर प्रदेश देखें, हम बिहार देखते हैं और समाज के लिए लड़ाई लड़ के दिल्ली तक पहुँचेंगे और समाज को आरक्षण दिलाएंगे। तो आज हमने तो बिहार में लड़ाई लड़ के और विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन आज हम 2015 में ही पॉलिटिकल पार्टी बना भी निषाद पार्टी और हम लोगों ने मदद करके वहाँ तक आगे पहुँचाने का काम किया, लेकिन उन्होंने हमेशा गलत निर्णय लेते रहा। चाहे 2018 का उपचुनाव है तो एक टिकट पे समझौता कर लेना, 2019 का चुनाव में लोकसभा में एक टिकट पे समझौता कर लेना, और आज अभी 2022 का चुनाव होना है जिसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने घुटने के नीचे झुका सकता था, उस जगह पे एक एमएलसी में समझौता कर लेना। तो कहीं ना कहीं वो आज पार्टी नहीं चला रहे हैं, वो दुकान चला रहे हैं कि समय आने पर एक बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल करते और अपना फ़ायदा निकाल लेते। तो समाज एक व्यक्ति विशेष को फ़ायदा देने के लिए नहीं है, समाज तो समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए समाज यहाँ पे खड़ा है। आज इसलिए आज उनका जो अस्तित्व खत्म हो गया, आज वो पार्टी उनके पास है ही नहीं। तो इसलिए अभी हमें बिहार से उत्तर प्रदेश आना पड़ा कि समाज को तो आखिर लेके जाना है, हमें बड़ी लंबी लड़ाई लड़ना है। वो अगर ईमानदारी से काम करते तो आज हमें बिहार से उत्तर प्रदेश आने की आवश्यकता नहीं गिरता, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए, अपने लिए वो सब जी रहे हैं। तो समाज का एक बड़ा लोगों ने का उद्देश्य था कि आप बीजेपी पार्टी यहाँ पे लॉन्च हो, तो आज पार्टी लॉन्च हुआ और मजबूती से प्रदेश में काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि समाज अपने पार्टी को नैया पार लगाएंगे। हम लोगों तो श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा के हम लोगों ने उनको ये किया, तो आज हमारे नैया जो मझधार में फंसा है, तो मुझे पता है कि इसको नैया मझधार हमें खुद ही पार करना पड़ेगा। तो इसलिए आज निषाद समाज का एक एक बेटा खड़ा है और समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए और अपनी पार्टी को आगे शिखर तक पहुंचाने के लिए। कल मेरी भी नियत और नीति में अगर खोट होगा तो लोग हमें भी छोड़ देंगे। आज लोग समाज की बात करते हैं लेकिन घूम फिर के अपने परिवार के लिए, खुद के लाभ के लिए पहुंच जाते हैं, तो समाज उनको आज इग्नोर कर चुका है। ईंट निर्माता परिषद द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए ईंट निर्माता परिषद के अध्यक्ष कमलाकांत पांडे ने बताया कि ईंट भट्टों में अच्छे किस्म के कोयले की आवश्यकता पड़ती है तथा ये कोयला अमेरिका, इंडोनेशिया से आता है तथा भारत में ईसीएल रानीगंज क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस समय कोयला आना बंद हो गया है तथा किसी सप्लायर के पास थोड़ा बहुत है तो उसका बिक्री दर पिछले वर्ष से काफी अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि अच्छे गुणवत्ता का कोयला उचित दर पर तत्काल सुलभ कराने की व्यवस्था प्रदेश सरकार करे। जीएसटी 5% से ज्यादा ना हो, बढ़ोतरी को वापस लिया जाए। भट्टे संबंधित अन्य मशीन पर सरकार कम से कम 50% सब्सिडी प्रदान करे। आज बहुत दिनों बाद कोरोना में जिंदा हो गया हूँ, बच गया हूँ, इसलिए ईंट उद्योग की समस्याओं को आप लोगों के सम्मुख रखने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, ताकि हमारी बात को आप प्रदेश और केंद्र सरकार तक और जनता के बीच में इसको ले आएं। किस तरह की है समस्या? समस्या बहुत बड़ी समस्या हमारी कोयले की है, जो 8,000-9,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन का कोयला 16,000 हो गया। जो 12,000 का अमेरिकन कोयला मिल जाता था वो 22,000 से 24,000 मीट्रिक टन हो गया। और जो इंडोनेशिया का कोयला हमें मिलता था बढ़िया किस्म का, वो भी 18,000-20,000 रुपये मीट्रिक टन हो गया है। जबकि ये ऑफ सीजन है, जब सीजन शुरू हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जीएसटी जो भट्टों पर 5% था उसको उठा करके सीधे 12% कर दिया गया। अब टैक्स बढ़ गया, कोयला हम देंगे नहीं। अगर हम मजबूरी में दूने तिगुने दाम पर कोयला खरीदेंगे तो दूने तिगुने दाम पर अगर हम ईंट बेचेंगे तो आप मुझे क्या कहेंगे। हम तो सरकार से, आप लोगों के माध्यम से ये मांग करते हैं कि हमें कोयला सीधे हमको जब हमारी रजिस्टर्ड फर्म है, वैध भट्ठा है, हम आपसे मांग करते हैं कि सीधे हमें कोयला जैसे पहले मुहैया कराया जाता था, आज के 15 साल पहले, 12 साल पहले, 16 साल पहले हमको कोयला, हमें कोई मार्केट में बेचना थोड़ो है। मार्केट में बेचना तो है नहीं, हमको जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं हमें उतना कोयला सरकार दे दे और उससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। किस तरह की समस्याएं आ रही है, कितना नुकसान होगा इससे? बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर भट्टे, पहली चीज़ कि ये ईंटा जब दूसरे दूने तिगुने दाम पर बिकना शुरू होगा
तो जनता के बीच में हमारे प्रति क्या छवि जाएगी? वो तो यही कहेंगे कि भट्ठा वाले लूट रहे हैं। आप हमसे कहेंगे कि 1 साल पहले तो आपने हमें 13,000 14,000 रुपये में एक गाड़ी ईंटा दिया था, और आज हमसे 20,000 और 25,000 ट्रैक्टर क्यों मांग रहे हैं? तो हम क्या जवाब देंगे जनता को? दूसरी चीज़ कि जीएसटी, कोई नहीं समझेगा कि जीएसटी 5% से 12% ईंट पर हो गई। मिट्टी हमें मिल नहीं रही है, इतने कानून हैं बना दिए गए हैं अव्यवहारिक कानून, ताकि हम मिट्टी अपने भट्ठे पर ले आ ही नहीं सकते। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन व यूपी सिडा द्वारा बैठक आहूत की गई। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन और यूपी सिडा के संयुक्त तत्वाधान में एक बैठक सुंदरपुर स्थित ओंकार भवन में आहूत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय प्रबंधक यूपी सिडा ने सरकार द्वारा बनाई गई नई नीतियों पर विस्तार से बताया और उद्यमियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान दोनों औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों ने एक स्वर में कहा कि फेज 1 और फेज 2 में एआरटीओ तथा पुलिस विभाग के द्वारा जब्त की गई गाड़ियों को अवैध तरीके से खड़ा किया जाता है, जिसकी वजह से उद्यमियों को जाम की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे तत्काल हटाए जाने की मांग की गई एवं औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 के सभागार को मरम्मत कर सुविधायुक्त बनाने की भी मांग हुई। समस्याओं को सुनने के बाद यूपीएसआईडीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक आशीष नाथ ने कहा कि उद्यमियों की जितनी भी समस्याएं हैं उसे तत्काल दूर किया जाएगा और इनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रोहित जैन, जयप्रकाश पांडे, आरएस विश्वकर्मा इत्यादि उद्यमी मौजूद रहे। आज ये यूपी सिडा की तरफ से एक ऐसी बैठक रखी गई जिसमें उद्यमियों की जो भी समस्याएं हैं, जो पेंडिंग पड़ी हुई थी इतने वर्षों से, उनका समाधान करने का ये था। इस बैठक में वो अपनी समस्याओं को रखें और यूपी सिडा ने कुछ नए नियम जो अभी परिवर्तन किए हैं उद्यमिता के विकास के लिए, उन नियमों को भी इन्होंने बताया। कौन-कौन से इस बैठक में मुख्य रूप से यूपी सिडा के क्षेत्रीय प्रबंधक आए हैं, साथ में उनके जितने जेई हैं, उनके विभाग के जितने ऑफिसर्स हैं वो आए हैं, और हमारे गौरव मिश्रा जी आए हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज, वो भी आए हैं। लगभग इस समय 8-9 उद्यमियों ने शिकायत की है और बाकी लोगों ने भी जो शिकायत की वो सब एक माने लगभग सेम ही है। 8-9 मुख्य शिकायतें आई हैं। उसका समाधान का आश्वासन इन लोगों ने दिया है 10 से 15 दिन के अंदर करने का। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की पैदाइश के मौके पर शहर भर की मस्जिदें और मुस्लिम इलाके रोशनी से जगमगाए। जुलूस के साथ ही नातिया मुकाबले का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री की वाराणसी में होने वाली जनसभा हेतु चिन्हित जमीन को लेकर सियासत हुई तेज। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। और लोहराबीर स्थित गायत्री माता मंदिर में श्रृंगार व कलश यात्रा का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।